पहला सवाल करिए, उसके बाद में प्रोसेस में आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व अजीज दोस्तों, आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पर बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। और हमने आज के इस टॉपिक पर बात करने के लिए इनवाइट किया है शहर हैदराबाद के जाने माने कैरियर काउंसलर, क्रिएटिव एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी जनाब ताहिर फराज साहब से। तो सबसे पहले हम ताहिर फराज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद, अपनी मसरूफियत के बावजूद आज कैरियर से जुड़े हुए एक मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। बेहद शुक्रिया ताहिर साहब। बेहद शुक्रिया जनाब मुस्तफ़ा अली सरवर साहब, जो मेरे मेंटर भी है। मैं तमाम ऑडियंस का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अजीज दोस्तों, आज हमारे इस टॉक का, इस इंटरव्यू का जो टॉपिक है, कैरियर आफ्टर 10th। जैसा कि सब जानते हैं, पैंडमिक के ज़माने में भी किसी का तालीमी नुकसान ना हो, टीचर्स ने भी इसकी कोशिश की, स्कूल्स ने भी कोशिश की, इदारों ने भी कोशिश की, और गवर्नमेंट ने भी तलबा के तालीमी नुकसान को महफूज रखने के लिए, तलबा को तालीमी नुकसान से बचाने के लिए उन्हें प्रमोट करने का फैसला किया है। एसएससी के रिजल्ट आ चुके हैं और सभी तलबा प्रमोट हो चुके हैं, पास हो चुके हैं। ताहिर साहब, आपसे जी मेरा पहला सवाल जी सर। कि 10वीं के बाद आगे का जो कैरियर है, क्या सभी स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग के लिए कोशिश करनी चाहिए या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले सरवरी साहब, हम स्टैटिस्टिक्स को देख रहे हैं तेलंगाना, आंध्रा और पूरे हिंदुस्तान में। क्योंकि हमारे पास जो है करियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट है या करियर गाइडेंस का जो कॉन्सेप्ट है, वो अक्सर जो है 12th के बाद शुरू होता है या 10th के बाद शुरू होता है। होना तो ये चाहिए कि ये जो करियर प्लानिंग का जो मंसूबा है, वो 8th स्टैंडर्ड से होना चाहिए। इसके लिए आजकल बहुत सारे इदारे चंद सालों से जो फाउंडेशन कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, इसका अहम मकसद ये होता है कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि वो आगे अपनी लाइफ में क्या बने, क्या अपना करियर मंसूबा बनाएँ। अक्सर ये होता है कि जितने भी जो स्कूल्स होते हैं, तो वहाँ पर ना कोई करियर काउंसलर है, ना साइकियाट्रिस्ट है, ना साइकोलॉजिस्ट है। तो जितने भी जो टीचर्स रहते हैं, वो लोग सब्जेक्ट की एकेडमिक नॉलेज बहुत अच्छी रहती है, लेकिन उसके अलावा उनको ये करियर रिलेटेड और दूसरे जॉब रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रहती है, वो नॉलेज रहती है, वो बहुत ही कम होती है। तो अक्सर ये पाया जा रहा है कि हमारा जो सर्वे बता रहा है कि 10-12 साल से हमने मुसलसल चंद पेरेंट्स के साथ और चंद जूनियर कॉलेजेस में कुछ सर्वे किया है, तो बच्चे अपने करियर को बाय कंपल्शन चूज़ कर रहे हैं, तो इसके नतायज बहुत ही खराब निकल रहे हैं। हर फर्स्ट ईयर में हम देख रहे हैं कि 12 से लेकर 15% जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो है ड्रॉप आउट हो रहे हैं, क्योंकि दे आर टेकिंग देयर कोर्सेस अगेंस्ट देयर विशेस। तो मैं यहाँ पेरेंट्स से भी गुज़ारिश करूँगा, क्योंकि ये करियर प्लानिंग का जो मसला है, ये सिर्फ़ एक का नहीं है, बल्कि इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसके अलावा मेंटर्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और सबसे ज़्यादा जो है बच्चे का जो एप्टीट्यूड है, वो हमको सोचना चाहिए। अक्सर ये होता है कि 10th क्लास पास होने के बाद में हमारे पास मनसूबाबंदी शुरू होती है कि भाई क्या करना है, कितने कोर्सेज़ है, खाली एमपीएससी करना है या बीपीएससी करना है या सीईसी करना है। तो तेलंगाना में तकरीबन 60 से ज़्यादा जो कोर्सेज़ हैं, जो एसएससी के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो 80% होते हैं, वो इंटरमीडिएट की एजुकेशन में जाते हैं और बाकी के पॉलिटेक्निक में जाते हैं, बाज़ पैरामेडिकल में जाते हैं, बाज़ आईटीआईज़ में जाते हैं, और इस तरह मुख्तलिफ मैदानों पे हमारे बच्चे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं गुज़ारिश करूँगा तमाम स्कूल इंतज़ामिया से और पेरेंट्स से, क्योंकि ये मशवरा भी हम ऐसे शख्सियत से लेते हैं जो बिल्कुल मालूमात नहीं रहते हैं। तो कहावत है, गो टू द एक्सपर्टीज़। तो जितने भी मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा जो इस साल एसएससी के जो नताइज आए, जैसा कि सरवरी साहब ने फरमाया कि ये सेकंड ईयर है जो प्रमोटेड किया गया है। इस साल तकरीबन 8 मीडियम से तकरीबन 5,21,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स ने इस इम्तिहानात में शिरकत की, जिसमें आपके मोर देन 3,30,000 जो स्टूडेंट है, उनका ताल्लुक जो है इंग्लिश मीडियम से है, और 1,35,000 और सम चेंज जो है उनका ताल्लुक
इंग्लिश तेलुगु मीडियम से है, और आपके उर्दू मीडियम की जो तादाद है हर साल घटते आ रही है। आपकी जो तादाद है वो तकरीबन 9,000 से ज़्यादा है। तो हर एक को गवर्नमेंट ने पास किया है, तो ये 5,21,000 स्टूडेंट्स अब तकरीबन इस स्ट्रीम्स में जाना है। तो सबसे पहले पेरेंट्स से मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों को ऐसे जो सही एक्सपर्ट के पास ले जाए, जिनको सब्जेक्ट के बारे में, करियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में उनको नॉलेज है, उनसे आप मशवरा करें, और जो आपकी जो सीनियर्स हैं, उनसे भी मशवरा करें। और करियर प्लानिंग में ऐसा आप प्लान करें कि आपका सब्जेक्ट वो इंटरेस्ट है या नहीं है। पहले बच्चे की जो होते हैं अक्सर साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जाता है आजकल, कॉम्पिटेंसी मैपिंग होती है कि बच्चे का रुझान किस तरफ है। अगर बच्चे का रुझान उस सब्जेक्ट की तरफ नहीं है, लेकिन बच्चे को बाय कंपल्शन, बाय फोर्सफुली उसको वो कोर्स दिलाया जा रहा है, तो हर साल जी, 12% जो है मैं यहाँ पर कम्पल्सरी हो रहा है। इसी से जुड़ी हुई, इसी बात से जुड़ी हुई जो बात है वो सवाल की शक्ल में आपके सामने रखना चाहूंगा कि जी, आपने एक परसेंटेज बताया कि जब पेरेंट्स अपनी मर्जी थोप देते हैं, यानी बच्चे का जी, जी, कंसल्टेशन नहीं होता है, या बच्चे जी, के जी, जो पॉजिटिव उसके एस्पेक्ट हैं या उसकी जो स्ट्रेंथ है उसका सही से असेसमेंट नहीं होता है, तो उस जी, वक्त पेरेंट्स फैसला कर लेते हैं और जी, उसका नतीजा फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में सामने आता है जब बच्चा फेल हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। तो ताहिर साहब, मेरा जो आपसे अगला सवाल है, अब जी, चूंकि स्कूल्स का एक पूरा जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, सारी तालीम ऑनलाइन हो गई है, तो जी, बच्चे ज्यादातर घरों पर हैं और जो जी, आगे का कैरियर इंतखाब करने का जो फैसला है वो पेरेंट्स पर ही ज्यादा डिपेंड है, क्योंकि बच्चे घर पर ही हैं। तो इस जी। सिम में पेरेंट्स को कैसे डिसाइड करना चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए कौन सी स्ट्रीम का इंतखाब करें? तो सबसे पहले मैं गुज़ारिश करूँगा पेरेंट्स से कि अपने बच्चों पे दबाव ना डालें, एज़ फार एज़ सिलेक्शन इज़ कंसर्न्ड। क्योंकि हर एक बच्चे का एक एप्टीट्यूड अलग रहता है, उसका एक इंटरेस्ट अलग रहता है। तो सबसे पहले उससे पूछें कि उसका रुझान किस तरफ है। अगर वो साइंसेज़ की तरफ जाना चाहता है, अगर उसका नीट का रुझान है, तो उसको बाईपीसी दिलाएँ। अगर वो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाता है, तो एमपीसी दिलाएँ। अगर कॉमर्स स्ट्रीम में जाता है, तो वो दिलाए, सीईसी दिलाएँ, या दूसरे पॉलिटेक्निक अगर लिखना चाह रहा है, तो पॉलिटेक्निक में दिलाएँ। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, तो सबसे पहले बच्चे को ये जानना चाहिए कि बच्चे के पेरेंट्स को भी ये जानना चाहिए कि बच्चे का रुझान क्या है? बच्चा क्या करना चाहता है? हम इंजीनियर नहीं बने, माँ-बाप डॉक्टर नहीं बने, लेकिन मजबूरन ये जो थोप रहे हैं, मैं पेरेंट्स से गुज़ारिश करूँगा, बच्चे को कंपेल मत कीजिए आप। और एक्सपर्टीज़ के साथ पूछिए, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे आपके पास सोशल मीडिया है, और कई ऐसे वीडियोज़ हैं जो करियर रिलेटेड चीज़ें हैं। करियर 360 का एक बहुत बड़ा वेबसाइट है आपको, तो उसमें आपको जो करियर के बारे में पूरी प्लानिंग, मनसूबाबंदी और करियर इंटरेस्ट के बारे में, करियर इन्वेंटरीज़ के बाद में, और उसके बाद में बच्चों भी पहले ये सेलेक्ट करें कि भई हमको कौन-सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, उसकी इफ़ादियत क्या है। तो सबसे पहले बच्चों को ये करना चाहिए, स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए, अपना एक स्वॉट एनालिसिस करना है। अगर आप जी, एमपीसी कर रहे हैं, तो आपका स्ट्रेंथ क्या है? आपकी वीकनेस क्या है? आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है? आपका थ्रेट क्या है? ये तमाम चीज़ों को मालूम करना है, उसके बाद में अपना नेक्स्ट कदम लाना है। अगर वो सपोज़ मैथ्स स्ट्रीम में जा रहा है या इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जा रहा है, तो उसके मौक़े कितने हैं? और आजकल जो दौर आ रहा है, एक ज़माने में हम कहते थे जैक ऑफ ऑल ऑफ मास्टर ऑफ नन, लेकिन आजकल मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ नन होना है, क्योंकि फ़ील्ड बहुत सारी वसी होती जा रही है, और टेक्नोलॉजी बहुत ही बूम पे आ रहे हैं। और जैसा कि आइंदा 10-12 साल में तकरीबन मैन पावर को कम किया जाएगा, जैसा कि डेटा साइंस आ रहा है, आपका आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, और जो है रोबोटिक्स आ रहा है, तो बहुत सारे इस फील्ड में मौक़े आने वाले हैं। तो जदीद टेक्नोलॉजी को भी अपन मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम चीज़ों को पहले बच्चा ये सेलेक्ट करना चाहिए कि अपना इंटरेस्ट पहली चीज़ होना चाहिए, उसके बाद में उसकी कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, उसके बाद में एप्टीट्यूड होना चाहिए, उसके बाद में इकोनॉमिकल फाइनेंशियल स्टेटस भी उसको देखना चाहिए। लेकिन आज के दौर में अगर बच्चा गरीब है, लेकिन बहुत ही उसके मार्क्स परसेंटेज अच्छे हैं, तो आजकल कई एनजीओज़ है, गवर्नमेंट है, उसको स्कॉलरशिप देने के लिए आगे आ रहे हैं। तो आज के ज़माने में गुर्बत से मतलब गुर्बत में भी अगर बच्चा रह के अगर वो अच्छे मार्क्स ला गया, तो बहुत सारे इदारे उसको सपोर्ट कर सकते अच्छा, हैं। फाइनेंशियल मैटर तो ताहिर नहीं साहब, करना। यहाँ पर जी, मेरा सवाल ये है कि खास जी, तौर पर पिछले समझिए कि 2-3 दहाइयों से, डिकेड से ये ट्रेंड चल रहा है कि जी, पेरेंट्स भी बच्चों को जब वो छोटे रहते हैं उस वक्त से डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जी, पिछले 30 बरस पहले भी हम देखें तो अगर इकोनॉमिकली हम देखें या जी,
इनकम के हवाले से देखें तो ये दो प्रोफेशन ऐसे थे जिसमें बहुत ज्यादा इनकम हुआ करती थी। एक जी, तो जी, मेडिसिन है और दूसरा इंजीनियरिंग है। तो जी, अब मेरा जो आपसे सवाल है, क्या जी, आज भी सिर्फ दो ही प्रोफेशन में इनकम है? मतलब पेरेंट्स क्या चाहते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं जी, कल के दिन जब उनका बच्चा तालीम मुकम्मल करके बाहर आए तो वो अपने जी, पैरों पर ठहर सके, वो अपनी सही, नौकरी खुद कर सके, वो अपने लिए खुद कमा सके। तो वो सही। बैकग्राउंड में सवाल है, क्या आज के दौर में अगर हम 21st सेंचुरी और ये पैंडेमिक के बैकग्राउंड में हम देखें, तो क्या इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अलावा भी कोई ऐसे फील्ड हैं जहां पर बच्चा पढ़कर अपने फ्यूचर को इकोनॉमिकली सिक्योर कर सकता है? ये सरवरी साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसा कि आप बता रहे थे कि जो ट्रेडिशनली चल रहा है कि इंजीनियरिंग और मेडिसिन, और ये इसमें भी इससे अलावा भी जो स्ट्रीम्स आ रहे हैं आजकल, नए-नए जो स्ट्रीम्स हैं, जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ है, आईटीए है, और उसके अलावा कई ऐसे जो कोर्सेज़ है, जो टेक्निकली, वोकेशनली जो बहुत ही अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। तो उन कोर्सेज़ में भी, क्योंकि हर कोर्स में क्या रहता अपनी-अपनी इफ़ादियत है उस कोर्स की, तो ये तमाम चीज़ें जो है बच्चे के इंटरेस्ट पे ही निर्भर करते हैं। तो पहले ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप मेडिकल स्ट्रीम में करें तो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होने वाली है, या सिर्फ़ इंजीनियरिंग में आप करेंगे तो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होने वाली है, ऐसा नहीं है। तो ये जो चाहे वो कोर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मसलन हम ये देख रहे हैं कि लास्ट चंद सालों से जो पॉलिटेक्निक करके बच्चे बहुत ही प्रैक्टिकल रियल टाइम एक्सपोज़र मिलके आजकल बहुत बड़े-बड़े कंपनीज़ को संभाल रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में जो है मेजर हमारे पास जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम था, तो तकरीबन एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल कम होते जा रहा है। जैसे कि आप रिपोर्ट्स देखिए, नैसकॉम की देखिए, आप एसोचैम की देखिए, सीआईआई की रिपोर्ट देखिए, तो एम्प्लॉयबिलिटी जो स्किल्स है वो सिर्फ़ 18% को है, और रेस्ट ऑफ द 82% जो है पीपल्स आर वैंडरिंग ऑन द रोड्स। तो बजाय उसके जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ है, वोकेशनल कोर्सेज़ है, जैसे कि नई जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि, और ये इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है कि जो 6th क्लास से वोकेशनल ट्रेनिंग को इम्पार्ट किया जाएगा। क्योंकि आज तक हमारे पास क्वालिफाइड प्लम्बर नहीं मिलता है, क्वालिफाइड टेक्नीशियन नहीं मिलता है, तो इसकी बहुत बड़ा फुकदान है। तो गवर्नमेंट को इसको एड्रेस करने के लिए एक बोर्ड बनाई है, वोकेशनल बोर्ड। तो नया साल जो नई एजुकेशन पॉलिसी अमल में आएँगी, तो ये सोचा जा रहा है कि 6th क्लास से ही जो है वोकेशनल ट्रेनिंग को इम्पार्ट किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट लेने के बजाय, एम्प्लॉयर बनने के बजाय एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बनने की मौके इंशाल्लाह आने वाले हैं। उसके अलावा ये जो 4 टेक्नोलॉजीज़ मैं बात कर रहा, जो डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और रोबोटिक्स है, इसमें भी बहुत सारे मौके आ रहे हैं। तो वो अपनी जो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ को हट के भी बच्चों को और पेरेंट्स से भी मैं गुज़ारिश करूँगा, आप गूगल करें या एक्सपर्टीज़ के साथ पूछें। हर फ़ील्ड में मौका है, सिर्फ़ आपका इस पे डिपेंड करता है। अनलेस अंटिल देन यू डोंट हैव ए बर्निंग डिज़ायर इन योर belly, यू कैन नॉट डू थिंग्स। आजकल हम देख रहे हैं जो फर्स्ट क्लास रह के भाई बहुत सारे बच्चे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जो एवरेज स्टूडेंट है, दे आर रूलिंग द एंटायर वर्ल्ड। जी ताहिर साहब, मेरा ये सवाल है कि आज आपके साथ इंटरेक्शन का मकसद भी यही था कि आप इस फील्ड में काफ़ी तवील तजुर्बा रखते हैं, आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से, मुख्तलिफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं और ये काम कर रहे हैं। तो क्या अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो क्या आप अपना फ़ोन नंबर शेयर करना चाहेंगे कि आपसे कांटेक्ट हो, या कैसे आप तक अगर कोई पहुंचना चाह रहा है तो वो कैसे पहुंचे? इसी मकसद के लिए हमने क्रिएटिव एजुकेशन सोसाइटी, जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क़याम 2005 में अमल में आया है। तो 4 से लेकर 5 बजे तक इसी को हम वॉलंटरी तौर पर करते हैं। हमारी टीम वॉलंटरी तौर पर इसको 20 बरस से करते आ रहे हैं। और वीकेंड पे भी जो अंडर प्रिविलेज स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल्स है और लो कास्ट बजट स्कूल्स है, तो वहाँ पर हमारे सेशंस बिल्कुल बिला मुआवज़ा, नॉट फॉर प्रॉफिट मोड पे होते हैं। तो अगर जो भी करियर रिलेटेड और एजुकेशन रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो सवालात करना है, तो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक मंडे टू फ्राइडे आप मुझे रब्त पैदा कर सकते हैं। जो मेरा मोबाइल नंबर है 9100781827। इस पे आप रब्त पैदा कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 4 से लेकर 5 बजे तक। आपको आपका ज़हन में जो भी सवालात है, इंशाअल्लाह उसको इत्मीनान बख्श आपको जवाब दिए जाएगा। जी। अच्छा ताहिर साहब, अब एक तो ये आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कांटेक्ट डिटेल्स भी यहाँ पर शेयर किया है ताकि जो लोग ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। जी।
लेकिन तो मेरे हिसाब से एक दो सवाल मैं और करना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा जो दूसरा सवाल ये था कि इंजीनियरिंग में भी बच्चों को आज भी एनरोल किया जा सकता है, बशर्ते कि उनके अंदर दिलचस्पी हो, उनके अंदर वो जो बुनियादी तौर पर जो लवाजिम, जैसे इंडस्ट्री क्या चाह रही है कि वंस ए स्टूडेंट इज पासिंग आउट इंजीनियरिंग कोर्स, द मोमेंट दे ऑफर ए जॉब, फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे वो काम करना शुरू कर दे। अब कोई फ्रेशर को लेके ट्रेन नहीं करना चाह रहा, नंबर एक। नंबर दो, अब ये पैंडेमिक के जमाने में भी मेडिकल स्ट्रीम की अहमियत बढ़ी है, इसमें भी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अब जैसे आपकी बातचीत से जो मैंने अखज किया है, अगर स्टूडेंट के अंदर, अगर तालिब इल्म के अंदर, अगर बच्चों के अंदर दिलचस्पी है, उन्हें बराबर इस फील्ड में जाना चाहिए। पैरामेडिकल कोर्सेज भी आपने आइडेंटिफाई किए। इसके अलावा और कौन से स्ट्रीम है, जैसे पॉलिटेक्निक का भी आपने रेफरेंस दिया कि उस जानिब भी जाया जा सकता है, या आईटीआई के जो कोर्सेज हैं उस जानिब भी जाया जा सकता है। आप क्या कहेंगे इस हवाले तो इसमें देखिए, जैसा कि हम इंजीनियरिंग की बात हो रही थी और एम्प्लॉयबिलिटी की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा है सरोरी साहब, यूनिवर्सिटी एक पढ़ा रही है और इंडस्ट्री एक जा रही है। मतलब से? गैप है, वी आर गैप है। टीचिंग, देयर इज अ ह्यूज इसमें गैप बिटवीन द, इंडस्ट्री देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड द इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन। जी। तो इंडस्ट्री की अपनी एक्सपेक्टेशन है, यूनिवर्सिटी एक पढ़ा रही है, तो जो गैप है उसको, उस गैप को हम फिलअप करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, स्किल एकेडमी है जहाँ पर टास्क है, और वाइस राजशेखर रेड्डी के पीरियड में जेकेसी था, इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा रहा था। क्योंकि हमारे पास परसेंटेज बहुत ही अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का हो रहा है। सिर्फ 18 to 20% जो है एम्प्लॉयबल हो रहे हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये जो रिपोर्ट है सीआई की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है एसोचैम की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है नैसकॉम की है। तो अब जो है इदारे, जो इंजीनियरिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को हम क्या करना चाहिए कि उनको इंडस्ट्री लिंकअप करना चाहिए, या आईटी रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उनके साथ सॉफ्ट स्किल्स है, उनके जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, उनकी पर्सनैलिटी है, ये और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, अर्थमेटिक है, ये तमाम चीज़ों पे ट्रेन करना चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्री यही मांग रही है। आज के दौर में क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे जो है आजकल पढ़ रहे हैं लेकिन एक लेटर लिखने के काबिल नहीं रहते हैं, और उनके स्किल सेट भी उतना एडवांस नहीं रहता है। तो आजकल गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, 2-3 साल से थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन करके डेटा साइंस को भी लाया जा रहा है, ताकि ये इंडस्ट्री जो रिक्वायर्ड है मौजूदा दौर में, जो दौर जदीद के साथ हमको चलना है, वो कोर्सेज़ को ऐड ऑन किया जा रहा है। तो अभी जैसा आपने बताया, जो पैंडेमिक में बहुत सारे पैरामेडिकल की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे कि मेल टेक्नीशियन है, नर्सिंग के बहुत सारे हैं, और एम्बुलेंस रिलेटेड जो लोग रहते हैं, और कई ऐसे जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं, बिल्कुल आपको इमीडिएटली आपको जॉब प्लेसमेंट मिल जाता है। 6-8 महीने अगर आप कर लेंगे, जैसा कि रेडियोलॉजी का एक छोटा कोर्स है, और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर है, और पैरामेडिक्स में भी तकरीबन 60 से 70 कोर्सेज़ है, तो इमीडिएटली आपको प्लेसमेंट मिल रहा है। और वोकेशनल ट्रेनिंग में भी है, आपको आईटीआई है, और इसके अलावा जो हमारे पास तेलंगाना में सबसे बड़ा जो सरमाया है हमारा एटीआई, पहले इसको सीटीआई कहा जाता था, आज जो एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है नेशनल लेवल का, वहाँ पर भी ऐसे ट्रेड्स है। इसके अलावा जो हमारे पास तेलंगाना में जो ऐसे इदारे हैं जो अपने सीएसआर के तहत, जैसे कॉर्पोरेट सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, जैसा कि हमारे पास एयरपोर्ट जीएमआर वरलक्ष्मी फाउंडेशन है, जहाँ पर जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट के साथ किया जाता है, वहाँ पर 3 और 6 महीने के जो कोर्सेज़ है, वहीं पर रेजिडेंशियल कोर्सेज़ है, वहीं पर आपको 6 महीने की ट्रेनिंग दिया जाती है, आपको मुफ्त खाना दिया जाता है, और आपको कपड़े दिए जाते हैं, और प्लेसमेंट दिया जाता है। और टाटा इंस्टीट्यूट टिस का एक इदारा है, जहाँ पर भी ट्रेनिंग दी जाती है, और आईसीआईसी एकेडमी है जो लकड़ी का पुल पे है, जहाँ पर रिटेलिंग स्किल्स है और मार्केटिंग स्किल है, सेलिंग स्किल्स है। ये भी 6 महीने का कोर्स फ्री दिया जाता है। ये तो बहुत सारे जो इदारे हैं, जो कॉर्पोरेट इदारे हैं, वो अपने सीएसआर के तहत जो है वोकेशनल और ऐसे ट्रेनिंग को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि बच्चे जल्द से जल्द रोजगार हासिल करें, जो 10th 12th इनके लिए लाजमी होता है। अगर बच्चे जो 10th 12th भी अगर फेल भी है, अगर 8th 9th भी पास है, तो बास ऐसे कोर्सेस है जिनको वो ट्रेन करके अपने अपने प्लेसमेंट दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सारी बात का खुलासा ये है कि पैंडेमिक को बहाना बना के हमें अपनी तालीम का सिलसिला नहीं रोकना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, बात जो आपने बताई कि अगर कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो उसको भी तालीम का सिलसिला नहीं रोकना चाहिए। देर आर एनजीओज, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और बहुत सारे साहिब खैर लोग हैं जो मदद करते हैं। तो तालीम का जो है कि तरीका जरूर बदला है, कि बजाय क्लासरूम के ऑनलाइन हुआ है, लेकिन तालीम का सिलसिला इस बहाने से नहीं रोकना चाहिए, नंबर एक।
नंबर 2, तालीम के लिए सूरत हाल बदली है, तो जो उसमें कैरियर का इंतखाब होगा सिर्फ पेरेंट्स को भी नहीं करना चाहिए, अकेले स्टूडेंट को भी नहीं करना चाहिए, एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना चाहिए, कंसल्टेशन होना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ने का फैसला करना चाहिए। और इंजीनियरिंग में भी आज भी गुंजाइश है, बशर्ते के सही तरीके से कोर्स का इंतखाब किया जाए, सही तरीके से आगे बढ़ा जाए। मेडिसिन में भी, पैरामेडिकल कोर्सेज में भी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो हम आज ये इब्तिदाई प्रोग्राम था, मैं चाहूंगा कि ताहिर साहब के साथ हमारे और भी सिटिंग हो, और भी प्रोग्राम हो, अलग अलग मौजूआत पर हम बात करें। तो ये बिल्कुल इब्तिदाई नौयत का हमारा प्रोग्राम था। हमें उम्मीद है कि आप लोग इससे जुड़े हुए अगर हैं तो खुद ताहिर साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगर इनबॉक्स में कुछ सजेस्ट करेंगे तो यकीनन उस मौजू पर हम आगे भी बात करेंगे। मैं ताहिर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद, और फिर ये रिलैक्सेशन का जो टाइम पीरियड था, ये जो लॉकडाउन के दौरान, उसके दौरान भी आपने टाइम निकाला है। बेहद शुक्रिया ताहिर साहब, और आप सबका भी बेहद शुक्रिया। सबसे पहले एक छोटी सी और भी एक मैसेज देना चाहूँगा सर, क्योंकि राजशेखर रेड्डी साहब के पीरियड में जो है रूरल स्टूडेंट्स और अर्बन स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए 3 जो आईआईटीज़ का क़याम अमल में आया था, जो बासर में है, आईआईटी बासर और इडुक्कोलापाया, और एक दूसरी जो है आपके न्यूजुवेडु, जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसको सिर्फ पॉलिटेक्निक, जो पॉलीसेट का एंट्रेंस आया, अगर ये पॉलीसेट भी वो क्वालिफाई करता है तो ये बच्चे जो 85% जो है उनको वहाँ पर प्लेसमेंट, वहाँ पर एडमिशन मिलता है। तो मैं गुजारिश करूंगा तमाम जो रूरल स्टूडेंट के, क्योंकि ये हैदराबाद सिटी बेस्ड बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है, तो ये 3 जो एरियाज है, इडुक्कोलापाया और बासर और नूजुवीडु, तो वहाँ पर ये पॉलीसेट के जरिए उनका एडमिशन हो सकता है। इसके लिए आपको टॉप रैंक लाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैरा। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने प्लेटफॉर्म पे दी। राइट, बेहद शुक्रिया ताहिर साहब। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।